ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। विनोद तावड़े को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। वहीं रामदास अठावले भी राज्यसभा जाएंगे। राज्यसभा के लिए माया चिंतामण इवनाते का नाम भी सामने आया है। वहीं रामराव वडकुते भी राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो महाराष्ट्र से एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। विनोद तावड़े बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सहयोगी पार्टी आरपीआई के नेता रामदास अठावले भी राज्यसभा जाएंगे। माया चिंतामण इवनाते का नाम भी सामने आया है। वहीं रामराव वडकुते भी राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी जिसे लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिली, दोबारा सत्ता में लौटी और अब राज्यसभा में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, राज्यसभा के 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है महाराष्ट्र से। देखिए, महाराष्ट्र से 7 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही थी। उसमें बीजेपी के कोटे में अगर 4 राज्यसभा सीटें गई हैं, उसमें से जो बात करें तो राष्ट्रीय महामंत्री और जो बड़े एक महाराष्ट्र के चेहरे से रूप में जाने जाते हैं विनोद तावड़े, जिनका वो खुद बिहार के इंचार्ज भी थे और बिहार में एक प्रचंड जीत पूरे एनडीए को देखने को मिली थी। तो उसके चलते अब विनोद तावड़े को वहां से अब जो महाराष्ट्र राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया। उनके साथ साथ केंद्रीय मंत्री जो आरपीआई के अध्यक्ष हैं, उनको भी रामदास अठावले, उनको भी राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो माया चिंतामण इवनाते और रामराव वडकुते, इन लोगों को भी बीजेपी की तरफ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। क्योंकि जो एक बीजेपी कोटे की तरफ से आरपीआई को भी टिकट दी गई है, इसलिए रामदास अठावले को भी बीजेपी की तरफ से ही फिलहाल राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया गया। तो बीजेपी ने अपने कोटे के 4 उम्मीदवार हैं राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से, वो उनकी घोषणा कर दी है। बहुत शुक्रिया पवन इस पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है, ईरान में खामनेई के अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली गई है। आज रात मुसल्ला मस्जिद में रखा जाएगा खामनेई का पार्थिव शरीर। 3 दिन तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा अयतुल्ला अली खामनेई का पार्थिव शरीर। मुसल्ला से ही खामनेई भाषण दिया करते थे। उनको अपने गृहनगर मशहद में दफनाया जाएगा। 86 साल के खामनेई, जिनकी अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमले में उनकी मौत हुई है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी विशाल पांडे इसराइल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, अगर बात की जाए खामनेई की, तो खामनेई को मशहद में उनके ही गृहनगर में दफनाया जाएगा और इस घटना पर भी सबकी नजर बनी हुई रहेगी। बिल्कुल चंदन, देखिए खामनेई का जो शव है वो अंतिम दर्शन के लिए 3 दिनों तक रखे जाने की योजना है। ईरान के जो सरकारी चैनल है उनकी तरफ से यह जानकारी सामने आ रही है। 3 दिनों तक तेहरान के मुसल्ला स्थल पर जनता के अंतिम दर्शन के लिए खामनेई का शव रखा जाएगा। और यह माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो ईरान में शुरू हो चुकी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस पर भी दुनिया भर की नजरें रहेंगी, क्योंकि इसमें जो खामनेई के समर्थन वाले लोग होंगे वो इसमें शामिल जरूर होंगे। तो देखना यह है कि अमेरिका और इजराइल, क्योंकि बड़े पैमाने पर ईरान के अलग अलग हिस्सों पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, ऐसे हालात में जो और खामनेई से जुड़े हुए लोग हैं, क्या वो सुरक्षित बच पाते हैं या नहीं बच पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल यहां पर उठा हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले इजराइल की तरफ से बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक किया गया है ईरान के ऊपर। तेहरान के कई हिस्सों को निशाना बनाया गया है। इजराइल की तरफ से यह बयान दिया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल और जो ड्रोन से जुड़े हुए उनके लॉन्चिंग पैड है, जहां से हमले करने की योजना ईरान की तरफ से बनाई जाती है, उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जानकारी यह मिल रही है चंदन, अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से इस रिजीम को चेंज करने की कोशिशों में अभी भी जुटे हुए हैं। भले बयान चाहे जो सामने आए, लेकिन अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास यह आखिरी मौका है। अगर इस मौके का फायदा अमेरिका और इजराइल नहीं उठा पाए तो ईरान में आगे चलकर कभी इस तरह का सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो हर वो कदम अमेरिका और इजराइल एक साथ मिलकर उठा रहे हैं जिससे वो सत्ता परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ सके। विशाल, आप हमारे साथ बने रहें। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल ने दहलाया है, यह बड़ी खबर आ रही है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम चलाने वाले सैनिकों पर हवाई हमला किया गया है। इजरायली सेना ने इस हमले का बाकायदा वीडियो भी जारी किया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम रूसी MI-17 को निशाना बनाया गया है और बाकायदा इसका वीडियो भी इजरायली सेना की ओर से जारी किया गया है। यह पुरानी तस्वीरें जारी की गई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को जब नाकाम किया गया था, रूसी MI-17 सिस्टम जिसे नाकाम किया गया था, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम चलाने वाले सैनिकों पर भी हवाई हमला किया गया है। ईरान के एयर डिफेंस को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। ईरान के पास रूस और चीन के दिए हुए पुराने एयर डिफेंस सिस्टम थे। हालांकि चीन की ओर से पिछले साल भी उसे
एयर डिफेंस सिस्टम दिया गया था, लेकिन यह पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है। और जिस तरह से इजराइल ने अटैक करके इन एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया था, बाकायदा उसकी तस्वीरें भी सैटेलाइट इमेज के जरिए और ड्रोन वीडियोस के जरिए जारी की जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच बड़ा घमासान चल रहा है। अमेरिका भी इस वॉर में पूरी तरह शामिल है और इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डराने वाली हैं। और देखिए, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद किया गया। मकसद यह था कि ईरान के आसमान पर पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के विमानों का कब्जा हो। इजराइल लगातार अटैक कर रहा है और एयर डिफेंस को बर्बाद करने का ड्रोन वीडियो भी जारी किया गया है। ईरान के पास उन्नत तकनीक नहीं है, लेकिन मिसाइल और ड्रोन की उसने अपनी तकनीक विकसित की है, जो कि काफी प्रभावी साबित हुई है। और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। यूके देवनाथ जी, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है सर। अगर बात की जाए, जो डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास, उसको एक एक करके तबाह कर रहा है इजराइल, और उसकी बाकायदा वीडियोस भी जारी कर रहा है। इसके पीछे क्या रणनीति होती है? इजराइल एयरफोर्स चाहता है कि ईरान के आसमान पर उसका ही दबदबा हो। हम इसको एयरफोर्स के भाषा में बोलते हैं एयर सुपेरिटी, यानी ईरान की जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए, ताकि इजराइल और अमेरिका के भी जो हवाई जहाज जब ईरान के आसमान में उड़े तो वो बेरोक टोक बिना किसी खौफ के उड़ पाए। अब ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें मुख्यतः चाइना द्वारा दिया गया HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, और रूस ने भी ईरान को S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम दी हुई है। इजराइल क्या कर रहा है कि अपने स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट को लाता है जी, और ये स्टैंड ऑफ जैमर एयरक्राफ्ट देखने में एक मीडियम साइज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जैसे दिखते हैं। यह ईरान की सीमा से 200 किलोमीटर दूर रहते हैं और वहां से हाई पावर एंटेना को बीम करते हैं ईरान के जो सर्विलेंस रेडार हैं उन पर। तो ईरान के जो सर्विलेंस रेडार हैं, जिससे कि वो इजराइल के जहाजों को ढूंढ रहा है या अमेरिकन जहाजों को आसमान में ढूंढ रहा है जी, वो सर्विलेंस रेडार जो है HQ-9 के या S-300 के, वो जैम हो जाते हैं। बोला तो उसका जो स्कोप है उसमें धुआं और कचरा दिखता है। जो कंट्रोलर है उसको कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने स्कोप की तरफ देखकर नजर नहीं आता है। ठीक है। इसके बाद ईरान हार्ड किल करते, इजराइल की जो एयरफोर्स है वो हार्ड किल करती है जी। इजराइल की एयरफोर्स के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो जिनको हम कहते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल, ARM। तो इन ARM की खास बात है कि इसमें एक ऐसा सेंसर लगा होता है जो ईरान की जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको सूंघता वो ईरान की मिसाइल गाइडेंस रेडार के एंटेना में और लॉन्चर में घुस जाता है, उसको तबाह कर देता है। ठीक है जी, बिल्कुल। एक चीज तो मान ली जाए कि उनके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नाकाम करने में कामयाब रहा है इजराइल, और बेहद उन्नत तकनीक है उसके पास। इन सबके बीच ईरान का जो प्रॉक्सी है हिजबुल्ला, वो भी लगातार हमला कर रहा है लेबनान से, और इजराइल ने हिजबुल्ला के हमले को नाकाम कर दिया है। दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल पर उसने हमला किया था। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला लड़ाकों को मार गिराया है, ये बड़ी खबर आ रही है। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्ला लड़ाकों को मार गिराया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल हैं, जो कि इजराइल से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अगर बात की जाए, हिजबुल्ला की ओर से कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन हिजबुल्ला उतना बड़ा चैलेंज नहीं है, उसे तो बड़े ही आराम से ढेर कर दे रहा है इजराइल। देखिए, बिल्कुल इजराइल की तरफ से हिजबुल्ला के तमाम ठिकानों पर बड़े हमले किए गए। बीते 3 दिनों से ये हमले जारी हैं और कई जो टॉप कमांडर हिजबुल्ला के हैं उनको इजराइल ने मार गिराया है। यही नहीं, कुछ इलाकों में उत्तरी इजराइल की तरफ से जब लेबनान की तरफ बढ़ा जाता है, कुछ इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन भी इजराइल की तरफ से लॉन्च किया गया है। कुछ जो अग्रिम चौकियां हैं उनको कब्जे में लेने की कोशिश इजराइल की तरफ से की गई है। यह कहा जा सकता है कि हिजबुल्ला पर लगातार निशाना बना रहे, क्योंकि इजराइल के ऊपर चारों
चारों तरफ से खतरा बना रहता है। लेबनान में हिजबुल्लाह जिसे इजराइल ईरान का प्रॉक्सी मानता है, उसकी तरफ से हमला होता है। इससे पहले हमास की तरफ से हमला होता था, गाजा की तरफ से, हुती की तरफ से हमला होता था, और इन सब के लिए ईरान को इजराइल जिम्मेदार मानता था। लेकिन चंदन, इस वक्त ईरान के भी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको इजराइल पूरी तरह से खत्म कर रहा है। यहां पर एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कुछ अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आ रही है कि जो कुर्दिश मिलिशिया है उसको अमेरिका की तरफ से सहयोग दिया जा सकता है ताकि ईरान में सत्ता परिवर्तन की तरफ यह संगठन वहां आगे बढ़ सके। उसको शस्त्र मुहैया कराने की बात आ रही है। यह अमेरिकन मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी व्हाइट हाउस या राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से नहीं की गई। बिल्कुल विशाल, इसी यही सवाल लेते हैं देवनाथ सर से। देवनाथ सर, अगर बात की जाए बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात जो है वो कहीं तो जरूर जा रही है, लेकिन अमेरिका को भी अच्छी तरह से पता है कि ईरान में अगर बूट्स ऑन ग्राउंड होता है तो ये उसके लिए फंसने वाले हालात होंगे, और ऐसे में कर्डिश जो फाइटर्स हैं उनको ट्रेन करना या जो दूसरे लड़ाके हैं उनको ट्रेन करना एक सेफ बेट होगी। हाँ चंदन, इसमें कोई शक नहीं कि बूट्स ऑन ग्राउंड अगर अमेरिका करना चाहता है ईरान में तो बहुत ही महंगा सौदा होगा। देखो, हम कंपेयर कर सकते हैं इराक के साथ। इराक में जब सद्दाम हुसैन के ऊपर 2003 में अमेरिका ने हमला किया था तो 90,000 अमेरिकन आर्मी के ट्रूप्स को डिप्लॉय किया था जी, और करीबन 900 टैंक्स को डिप्लॉय किया था। तो अगर बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान के ऊपर डालने हैं, ईरान तो इराक के मुकाबले क्षेत्रफल 4 गुना बड़ा है जी। ईरान करीबन उतना ही बड़ा है जितना कि उत्तर भारत। ह्यूज देश है। देखो, ईरान, भारत का क्षेत्रफल 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, ईरान का क्षेत्रफल 8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो बूट्स ऑन ग्राउंड अगर अमेरिका को डालने हैं तो 90,000 से नहीं काम चलेगा। अमेरिका को चाहिए होंगे 1.5 लाख या 1,80,000 बूट्स ऑन ग्राउंड जी। असंभव। अमेरिका इतनी बड़ी फौज को नहीं भेज सकता। भेजेगा भी किस रास्ते से? क्योंकि उनको हमला करना पड़ेगा इराक की तरफ से, कुवैत की तरफ से। इराक का बॉर्डर ईरान के साथ 1,600 किलोमीटर है, लेकिन वहां पर पहुंचेंगे कैसे अमेरिकन ट्रूप्स? अमेरिकन ट्रूप्स को पहले सऊदी अरेबिया में लाना पड़ेगा, रेड सी के रास्ते। बिल्कुल, वो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल होगा। भले ही चाहे कितना भी अमेरिका की ओर से दावा किया जा रहा है, वो मुमकिन नहीं है। इन सब के बीच अमेरिका, इजराइल और उधर ईरान के बीच जो एक घमासान चल रहा है, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। और भारत, जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट से भारत की अर्थव्यवस्था में आने वाला तेल आता है, तो देखिए भारत पर बेहद बुरा असर पड़ने की आशंका है, और ये अब असर पड़ने लगा है। बहुत बुरा असर पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि कच्चा तेल भारत अपना 80 से 90% आयात करता है, और ऐसे में कच्चे तेल का आयात जब महंगा होगा तो भारत में महंगाई बढ़ेगी। 12% से ज्यादा कीमतें बढ़ चुकी हैं, यानी कि जो 100 रुपए का मान लीजिए अगर कच्चा तेल भारत मंगाता था तो अब 112 रुपए उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस, सबके दाम बढ़ने के आसार हैं और ये कीमतें बढ़ती हैं। भारत एक बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए नुकसान होगा। महंगाई बढ़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो डीजल होता है उसकी कीमत का असर पड़ रहा है, और शेयर बाजार पर इसका जबरदस्त असर दिख रहा है। लगभग 2,500 अब तक पॉइंट गिर चुका है पिछले 5 दिनों में। भारत का करंट अकाउंट घाटा बढ़ेगा। करंट अकाउंट यानी कि आयात निर्यात का जो खाता होता है उसमें घाटा और बढ़ जाएगा। माल ढुलाई, बीमा का खर्च बढ़ने की उम्मीद है, और क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जोन में यहां पर भारत का निर्यात भी असर पड़ेगा। यानी देखिए, दो तरफा मार पड़ेगी। एक तरफ भारत का जो आयात है महंगा हो रहा है और निर्यात पर भी बुरा असर पड़ रहा है। बासमती चावल का जो निर्यात है उस पर असर पड़ेगा। खाड़ी देशों से जो पैसा आता है, रेमिटेंस आता है, वो इकोनॉमी के लिए एक बड़ा बूस्ट होता है, उस पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा दाल, रोजमर्रा की चीजें, सारी चीजें महंगी होने जा रही हैं, तो भारत पर भी इस जो महायुद्ध हो रहा है इसका असर पड़ेगा, और निश्चित तौर पर बुरा असर ही पड़ेगा। भारत बहुत बड़ी इकोनॉमी है और उसको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सबके बीच अमेरिका और इजराइल पर ईरान ने बड़ा पलटवार किया है। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर 40 मिसाइलें दागी हैं, IRGC की ओर से जानकारी दी गई है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर, जो कि वहां की सबसे एलीट फोर्स है और बिल्कुल खामनेई और वहां के रिजीम को लेकर के वफादार है, उसकी ओर से इन हमलों को संचालित किया जा रहा है। अमेरिकी ठिकानों पर 40 मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर। तो देखिए, इजराइल में जहां अलग अलग शहरों को टारगेट किया जा रहा है, वही अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं खाड़ी देशों में, उनको टारगेट किया जा रहा है। और लड़ाई लगातार चल रही है। 5वें दिन भी इंटेंसिटी घटने के बजाय बढ़ती चली जा रही है।
इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है। बेरूत में इजरायली सेना ने ड्रोन अटैक किया है। इजराइल के हमले के बाद धमाके से बेरूत दहल गया है, यह बड़ी खबर आ रही है। बेरूत में इजरायली सेना ने ड्रोन अटैक किया है और लेबनान की राजधानी बेरूत की यह तस्वीर देखिए। शहर के बीचों बीच का यह इलाका जहां पर काले धुएं का एक बड़ा गुबार उठता हुआ दिख रहा है। काला धुआं यानी कि जो बारूदी हमला होता है उसके बाद इस तरह का धुआं उठता है और एक बड़ा एरिया धुआं धुआं नजर आ रहा है। तो देखिए ये पूरा इलाका, ये बेरूत का इलाका, रिहायशी इलाके, हाई राइज बिल्डिंग्स यहां नजर आ रही है और इन सब के बीच में देखिए इतना बड़ा इलाका ये पूरा धुएं के गुबार से घिरा हुआ है। इसी से समझ में आता है कि टारगेट बहुत जबरदस्त तरीके से ये किया गया है और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, फाइटर प्लेन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सब के बीच अगर बात की जाए विशाल, इजराइल की रणनीति साफ देखने को मिलती है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है वो अपने पड़ोस में थोड़ा और फैल जाता है। कहीं ना कहीं वो अपने जो पड़ोसी हैं जो कि उसको परेशान करते रहते हैं, इन कॉन्फ्लिक्ट्स का इस्तेमाल उनके खिलाफ बड़े ही कारगर तरीके से करता है और लेबनान इसकी कीमत चुका रहा है। देखिए बिल्कुल लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन सक्रिय रहता है वो हमेशा से इजराइल के लिए खतरा बना रहता है और हमने देखा था जब हमास के साथ युद्ध जारी था इजराइल का, उस समय हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजराइल के इलाकों को निशाना बना रहा था, जो इजराइल के रिहायशी इलाके थे उनको निशाना बना रहा था। तो ये एक लंबी लड़ाई हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की रही है और अब जब ईरान के साथ उसके ये जंग जारी है तो ऐसे में इजराइल को लगता है कि हिजबुल्लाह उसके लिए एक बड़ा खतरा अभी भी बना हुआ है। हालांकि बीते दिनों में कई बड़े कमांडर, कई हिजबुल्लाह के जो प्रमुख रहे हैं उनको इजराइल ने मार गिराया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां नई लीडरशिप पैदा हो जाती है जो इजराइल के लिए खतरा बनती है और इसीलिए इजराइल अब ईरान के साथ साथ में हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों पर हमला बोल रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये हमले इजराइल के आसपास में लगातार जारी रहेंगे, लेकिन चंदन, ईरान पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त अमेरिका और इजराइल ने कर रखा है क्योंकि ईरान इतने हमलों के बावजूद भी पश्चिम एशिया में बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है और खासतौर पर अमेरिका के सैन्य ठिकानों को, अमेरिकी दूतावासों को निशाना बना रहा है और यही वजह है कि अमेरिका अपने नागरिकों को मिडिल ईस्ट से निकाल रहा है। और आज थोड़ी देर पहले खबर आई है कि इजराइल से भी अमेरिका अपने 500 नागरिकों को निकालने की प्लानिंग कर चुका है। तो अमेरिका इजराइल के लिए तो तैयार लग रहा था, लेकिन शायद पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका की तैयारी उतनी नहीं थी जिस पैमाने पर ईरान की तरफ से यह हमला किया जा रहा है। अच्छा, जिस तरह से ईरान ने धमकी दी थी कि वो अमेरिकी बेसिस को टारगेट करेगा, ये माना जा रहा था कि टारगेट किया जा सकता है, हल्का फुल्का टारगेट होगा, लेकिन जिस तरह से फुल फ्लेजेड अटैक किया है उसने खाड़ी देशों पर, यह बहुत हैरान करने वाली रणनीति है और जिसने चौंका दिया है। इन सब के बीच अगर बात की जाए तो युद्ध किसी भी देश पर बोझ होता है, चाहे कितनी भी बड़ी महाशक्ति हो। अपने सैनिकों के शव कोई ताकत गिनना नहीं चाहती है। जंग अगर लंबी खिंचती है और ईरान में अगर सैनिकों को भेजने की बात होती है तो देखिए इतिहास याद रखना पड़ेगा। वियतनाम युद्ध की बात की जाए 1961 से लेकर 1974 तक यह युद्ध चला था, तब 58,241 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। तब घायलों की संख्या 1,52,000 थी और वियतनाम वॉर अमेरिका के इतिहास में एक काले पन्ने की तरह दर्ज है। अगर अफगानिस्तान वॉर की बात की जाए 2001 से लेकर 2021 20 साल अमेरिका में भी रहा था, अमेरिका अफगानिस्तान में भी रहा था। यहां 2,459 सैनिक मारे गए थे और 20,769 सैनिक घायल हुए थे। देखिए अमेरिका भले ही सुपर पावर हो, लेकिन जब भी युद्ध होता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इराक वॉर में 4500 सैनिक मारे गए जबकि 32,000 सैनिक घायल हुए थे और यह युद्ध भी 2003 में शुरू हुआ था, 8 साल चला था। और इराक अफगानिस्तान युद्ध की बात की जाए तो $8 ट्रिलियन खर्च हुए थे अमेरिका के और यह बहुत बड़ी रकम थी जिसकी कीमत अमेरिका की इकोनॉमी को चुकानी पड़ी थी। और ऐसे में ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड की बात जो कही जा रही है, क्या इतना बड़ा रिस्क अमेरिका ले सकता है, यह बहुत बड़ा सवाल है। और आज की जो उसकी इकोनॉमी है उससे ज्यादा उसको युद्ध की वजह से खर्च चुकाना पड़ा है। और ऐसे में अगर ईरान में उतरता भी है अमेरिका तो क्या अपना लक्ष्य हासिल कर पाएगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच हमारे साथ कैप्टन देवनाथ सर भी बने हुए हैं। देवनाथ सर, अगर बात की जाए इस पूरी लड़ाई की तो 5 दिन गुजर चुके हैं। अगर देखा जाए ईरान को तो यह मुकाबले में डटा हुआ दिखता है, लड़ाई किस ओर जाती आपको दिखती है? चंदन, ये जो वॉर है वॉर ऑफ एट्रिशन बन गया है, यानी जीतने के पहले दुश्मन को थका दो। अब क्या होता है कि युद्ध में कभी भी जो साधन होते हैं, मिसाइल्स, रॉकेट्स, ये लिमिटेड होते हैं। ईरान के पास युद्ध के पहले 2000 रॉकेट्स और मिसाइल्स थे। आज की तारीख में उसने उसमें से 500 ऑलरेडी फायर कर दिए हैं।
तो उसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि यह युद्ध अगर 10-12 दिन और चलता रहा जी। तो ईरान के सारे रॉकेट्स और मिसाइल्स वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ईरान क्या करेगा, क्योंकि ईरान के पास जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, लंबी दूरी वाले 2000 किलोमीटर वाले जो हैं वो उनको फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर, और ईरान के पास जो शॉर्ट डिस्टेंस के रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जिनका रेंज समझो 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर हो रहा है, वो उनको फायर कर रहा है अमेरिकन बेसेस जो कि फारस की खाड़ी के आसपास है, कुवैत में, ओमान में, बहरीन में, अबू धाबी में। अब जब ये मिसाइल खत्म हो जाएंगे तो ईरान क्या करेगा? अमेरिका की यही स्ट्रेटेजी है, इजराइल की यही स्ट्रेटेजी है कि जल्दी से जल्दी, चलिए ये स्ट्रेटेजी तो है कि ईरान को एग्जॉस्ट किया जाए, थकाया जाए और उसके बाद जो है उसे बातचीत की टेबल में लाया जाए। लेकिन इस बीच जो तबाही हो रही है, देखना यह होगा कि क्या कुछ कर पाते हैं ईरान, वाकई थकता है या फिर अपने हथियार और जो है घातक निकालता है। बहुत शुक्रिया देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल आपका भी बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।